Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज के बारे में एंड ये देखेंगे इन दोनों में से किसकी पॉलिसी सबसे बेस्ट थी। देखो, आप सभी को पता है कि मंगोल्स के जो लीडर थे गंगीज खान, उन्होंने इंडिया पर बहुत बार ऑनस्लॉट इन्वेड किया, लगातार इन्वेड किया। एंड अलाउद्दीन खलजी के टाइम पर मंगोल्स ने दिल्ली पर 2 बार अटैक किया था। एक तो 1299 एंड कुछ 1300 के टाइम पीरियड में, दूसरा अटैक इन्होंने किया था 1302 से लेकर 1303 के बीच में। सो अलाउद्दीन खलजी ने इस टाइम पर डिफेंसिव मेजर्स अडॉप्ट किए थे। डिफेंसिव मेजर्स तब अडॉप्ट किए जाते हैं जब आप अपनी कंट्री को सेफ रखना चाहते हैं एंड एनिमीज को स्टॉप करना चाहते हैं। अलाउद्दीन खलजी ने मंगोल से लड़ने के लिए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को भी खड़ा किया था। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी का मतलब एक ऐसी आर्मी जो एकदम वेल ट्रेन्ड होती है, वेल प्रिपेयर्ड होती है एंड जब भी कुछ इमरजेंसी का टाइम आए तो सभी आक्रमण को यही आर्मी फेस करती है। ठीक है। अलाउद्दीन खलजी ने अपने ट्रूप्स के लिए एक नया गैरिसन टाउन बनवाया जिसका नाम था सिरी। अब अलाउद्दीन खलजी के पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, बहुत सारे सोल्जर्स थे। इन सभी सोल्जर्स को फीड भी करना था, तो सोल्जर्स के लिए जो खाने का इंतजाम होता था वो कैसे किया जाता था? टैक्स कलेक्ट करके। तो गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना के बीच में जो लैंड है वहां पर जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कराया गया। वो लैंड पेजेंट को दे दी गई। पेजेंट्स ने वहां पर खेती बाड़ी की एंड जितना पेजेंट से यील्ड होता था उसमें से 50% किसको जाता था? सुल्तान्स को जाता था। उसी 50% में से सोल्जर्स के खाने का इंतजाम किया जाता था। ठीक है। तो लैंड प्रोड्यूस से 50% टैक्स के तौर पर कलेक्ट किया जाता एंड उसी टैक्सेशन से सोल्जर्स को फीड किया जाता था। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राजा का जो काम है वो सोल्जर के बिना नहीं चल सकता, सोल्जर का काम सैलरी के बिना नहीं चल सकता। तो सोल्जर्स को सैलरी तो चाहिए ही है, तो सोल्जर्स को पे किया जाता था उनकी सर्विसेज के लिए। सो अलाउद्दीन ने अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया रादर देन इक्ताज। इक्ताज का मतलब होता है लैंड। ठीक है। तो अलाउद्दीन खलजी जो है वो अपने सोल्जर्स को, अपनी ट्रूप्स को कैश में पे करते थे, ना कि लैंड के तौर पर पे करते थे। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट इन दिल्ली। सोल्जर्स जो है वो सप्लाई के लिए मर्चेंट्स पर डिपेंड रहते थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर था कि मर्चेंट्स कहीं इन सप्लाईज का प्राइसेस ना बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें? क्योंकि कहीं ना कहीं मर्चेंट्स को ये भी पता था कि भाई हमारे अलावा सप्लाईज देगा कौन इनको, तो इसीलिए मर्चेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने क्या करा? मार्केट ट्रेड को कंट्रोल कर डाला एंड मार्केट ट्रेड में इन्होंने क्या करा? जितने भी प्राइसेस थे गुड्स के उसको कंट्रोल किया। दैट मीन्स सामान के प्राइसेस को जो है सीमित कर दिया। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड। तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या करा? कुछ ऑफिसर्स रखे जो ये देखते थे कि मार्केट में हर सामान के प्राइस को, हर सामान की कीमत को केयरफुली सर्वे किया जाए एंड अगर किसी मर्चेंट ने ऐसे ही बिना किसी वजह से सामान का प्राइस बढ़ा रखा है या वो प्रेस्क्राइब्ड रेट पर सामान को नहीं बेच रहे हैं तो ऐसे मर्चेंट को पनिश किया जाता था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खलजी ने मार्केट ट्रेड को कंट्रोल किया था। अलाउद्दीन खलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे। इनफैक्ट जो क्रॉनिकलर्स थे उन्होंने भी अलाउद्दीन खलजी को, इनके शासनकाल को काफी ज्यादा प्रेज किया था। एक तो इसीलिए प्रेज किया था कि भाई इनकी जो पॉलिसीज थी वो बेस्ट थी, ऊपर से इन्होंने मार्केट ट्रेड को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जो गुड्स के प्राइसेस थे वो काफी चीप थे एंड जो गुड्स की सप्लाईज थी वो काफी एफिशिएंट थी। इसके अलावा मंगोल इन्वेजन्स को भी इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, स्टॉप कर दिया था। सो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी का जो टाइम पीरियड है, जो इनका रेन है वो काफी सक्सेसफुल था एंड इनकी पॉलिसीज भी सक्सेसफुल रही। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो अर्ली टाइम पीरियड था, अर्ली ईयर्स थे इनके शासनकाल के, उसी टाइम पर मंगोल्स ने अटैक किया था दिल्ली पर।
लेकिन मंगोल आर्मी हार गई थी। अब जैसी मंगोल आर्मी हारी, मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि उसे ये लगने लगा कि मेरी आर्मी में स्ट्रेंथ है ना, और उसे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं हर किसी को जीत सकता हूं। तो यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक क्या प्लान करते हैं? ये प्लान करते हैं कि क्यों ना ईरान की तरफ जाया जाए एंड ट्रांसोशियाना को हराया जाए, एंड ट्रांसोशियाना को हराकर कैप्चर करके वहां के रिसोर्सेज हम ले लें। सो ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसोशियाना को हराने के लिए एक आर्मी तैयार की। यहां आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मोहम्मद तुगलक ने जब लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रेज किया था तो उसके पीछे पहले तो रीजन ये था कि मंगोल्स के साथ लड़ा जा सके, एंड इसी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में इन्होंने अदर और भी आर्मी के लोग जोड़ दिए, इंक्लूड कर दिए। एंड क्यों इंक्लूड करे? ताकि ईरान की तरफ जाया जाए एंड ट्रांसोशियाना पर अटैक किया जाए, ठीक है। एंड इतनी बड़ी आर्मी अब मोहम्मद तुगलक के अंडर हो गई थी, जिसको संभालना तुगलक के लिए बड़ा ही मुश्किल हो चुका था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सोल्जर्स के लिए गैरिसन टाउन नहीं बनवाया, बल्कि इन्होंने क्या करा कि जो 4 सिटीज थी दिल्ली की, उसमें से जो सबसे पुरानी सिटी थी दैट वाज दिल्ली कोहना, इसके जो भी रेजिडेंट्स थे, मतलब जो भी दिल्ली कोहना में रहने वाले लोग थे, उनको ये ऑर्डर दिया कि आप सबको दिल्ली कोहना खाली करना होगा, क्योंकि यहां पर सोल्जर्स आकर रहेंगे। तो सोल्जर्स को दिल्ली कोहना में गैरिसन करा दिया, एंड दिल्ली कोहना के जो रेजिडेंट्स थे उनको भेज दिया दौलताबाद में, जिससे रेजिडेंट्स काफी ज्यादा गुस्से में भी आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक से काफी नाराज भी हुए थे। लेकिन सुल्तान का ऑर्डर था, लोगों को मानना तो था ही। अब क्वेश्चन ये आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी को मेंटेन कैसे किया? तो जितना भी प्रोड्यूस होता, उस प्रोड्यूस से कुछ टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक ले लिया करते थे, मतलब 50% टैक्स ले लिया करते थे, एंड अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक के पास लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हो गए थे, एंड उन सोल्जर्स के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, या ये कह लो इतने लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने एडिशनल टैक्स और लगा दिए। तो क्या समझे यहां पर कि ये ऑलरेडी टैक्स लेते थे 50% का, इसके अलावा एडिशनल टैक्स और लगा दिए मोहम्मद तुगलक ने। तो लोग पहले ही 50% का टैक्स दे रहे थे, अब अलग से एडिशनल टैक्स और देने लगे लोग, एंड हुआ क्या, एक्सेसिव टैक्स हो गया लोगों पर। तो अब यहां पर कोइंसिडेंटली हमें यह देखने को मिलता है कि उन एरियाज में फैमिन आ गया, मतलब फूड की स्केर्सिटी हो गई। देखो फूड की स्केर्सिटी क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या था? जब मोहम्मद तुगलक ने लोगों पर एडिशनल टैक्स लगाए, तो लोग जो थे, जैसे फार्मर्स वगैरह थे, वो अब खेती बाड़ी के अलावा अदर काम भी करने लगे। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम होने लगा। तो प्रोडक्शन कम होने लगा मतलब पैदावार कम होने लगी, तो फैमिन आ गया। फैमिन आ गया तो फूड की स्केर्सिटी हो गई, और फूड की स्केर्सिटी होने के बाद लोग कहां से टैक्स देंगे? तो लोगों पे चढ़ गया लोन, ठीक है। हालांकि आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने ये लोन माफ कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद तुगलक अपनी आर्मी को पे किया करते थे, तो इन्होंने भी सैलरी दी थी अपनी आर्मी को, लेकिन इन्होंने जो सैलरी दी थी ना, वो इन्होंने टोकन करेंसी के रूप में दी थी। तो ध्यान रखना, टोकन करेंसी कौन लेकर आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी को टोकन करेंसी के तौर पर पे किया। एंड ये जो टोकन करेंसी है ना, ये समवट ऐसी थी जैसे आज के टाइम पर पेपर करेंसी है, एंड ये बहुत चीप मेटल से बनी हुई थी, बहुत ही सस्ते मेटल से, दैट मीन्स कॉपर से बनी हुई थी। ये जो टोकन करेंसी थी, ये सोने की और चांदी की नहीं थी, बल्कि एक चीप मेटल से बनी हुई थी। एंड हुआ ये कि लोग अब जाली टोकन करेंसी बनाने लगे, एंड इस टोकन करेंसी का डुप्लीकेट बनाने लगे लोग, जाली करेंसी छापने लगे, ठीक है, जो बहुत इजी होता था। क्यों? क्योंकि चीप मेटल था, सस्ता मेटल था, इजीली मिल जाता था, तो लोग जो है जाली टोकन करेंसी बनाने लगे।
लेकिन लोगों को इन कॉइन्स पर कोई भरोसा नहीं था, तो लोग बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या करा, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को तो बचा कर रखा, एंड जो टैक्स ये राजा को देते वो टैक्स कैसे पे किया करते थे, टोकन करेंसी से पे किया करते थे, वो टोकन करेंसी जिसको ये नकली छापा करते थे। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो टोकन करेंसी वाला सिस्टम है ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में। मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो बिल्कुल फेलियर रहे थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। अब कैंपेन इनटू कश्मीर का मतलब ये है कि जब ना इन्होंने ट्रांसोशियाना पर अटैक करने का सोचा तो इन्होंने प्लान बनाया कि कश्मीर से होते हुए जाएंगे। तो जब ये कश्मीर में गए तो वहां पर एक तो इतनी ठंड पड़ रही थी, ऊपर से इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना मोहम्मद तुगलक के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहीं पर कश्मीर में ही इन्होंने ट्रांसोशियाना पर इन्वेड करने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया, एंड जो ये लार्ज आर्मी थी इसमें से कुछ लोगों को डिसबैंड कर दिया, आर्मी से निकाल दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए। इनकी पॉलिसीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी क्योंकि ये बार बार फेल होते गए। इसके अलावा जब इन्होंने दिल्ली कुहना के रेजिडेंट्स को दौलताबाद शिफ्ट होने के लिए कहा तो लोग ऑलरेडी रिजेंटेड थे, इनसे बहुत गुस्सा थे। ऊपर से इन्होंने टैक्स को भी बढ़ा दिया था, एडिशनल टैक्स लगा दिया था, फैमिन आ गया था उन एरिया में। तो लोगों ने ना इस चक्कर में क्या करा कि रिबेल करना शुरू कर दिया मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब सुल्तान के अगेंस्ट लोग विद्रोह करने लगे। तो अब मोहम्मद तुगलक को समझ आया कि लोग वाकई में परेशान है, तो इन्होंने लोन भी कैंसिल कर दिया, एंड जो ये टोकन करेंसी थी इसको भी वापस ले लिया, इसको भी रिकॉल कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ठीक है, तो हम यहाँ कंपैरिजन में देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी की जो डायनेस्टी है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड जो अभी आगे वाला पार्ट हमारा बाकी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।